तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें समझो नाम से ही क्लियर होना चाहिए, हीटिंग कहने का मतलब क्या है, जब किसी भी वायर में या फिर किसी भी कंडक्टर में करंट जब फ्लो होता है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट आता है। जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं, ठीक है, ये हमारा एक कंडक्टर है, सिंपल समझो एक वायर है जिससे हम करंट को फ्लो करा रहे हैं। ये वायर मान लो और इससे करंट फ्लो हो रहा है। लेट्स से दिस इज करंट आई दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। ये एक सर्किट है जिसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है तो करंट के फ्लो होने के कारण से वहां पे हीटिंग इफेक्ट आता है। बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसा सभी लोग ने फील किया होगा, किसी भी डिवाइस को अगर हम बहुत देर तक यूज करते हैं तो उसमें हीटिंग इफेक्ट आता है। जैसे मोबाइल फोन्स को भी बहुत ज्यादा देर तक यूज करोगे तो उसमें हीटिंग इफेक्ट आता है। उस इफेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी सर्किट में जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो देयर इज सम हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। जब हम करंट को फ्लो करा रहेंगे तो वहां पे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, और उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है बेसिकली उसको हम H से डिनोट करते हैं। और ये जो हीटिंग इफेक्ट है, ऐसा ये कौन बताए थे ये भी याद रखना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जूल, जो तुम लोगों ने क्लास 9th में वर्क का यूनिट पढ़े थे। वर्क का यूनिट याद है ना, जूल वही साइंटिस्ट है जिन्होंने ये लॉ दिया। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से भी इस टॉपिक को हम जानते हैं, या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। बोला क्या गया था, जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होगा तो उस सर्किट में हीट डेवलप्ड होता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। वो डेवलप होता है कब, जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होता है तब। और ये जो हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होता है। ये समझ में आ रहा है, H is directly proportional to square of current. Heat is directly proportional to square of current. दूसरा, heat is directly proportional to resistance. Heat किसके किसके proportional होता है, square of current. दूसरा, heat is directly proportional to resistance. And third one is heat is directly proportional to time. जितने समय तक करंट फ्लो होगा उतने समय तक उसमें हीट डेवलप होते जाएगा कंटिन्यूअसली। हम जितना ज्यादा देर यूज करेंगे डिवाइस को या फिर सर्किट में, करंट जितना ज्यादा देर फ्लो होगा उतना ज्यादा हीट होगा वहां पे। तो हीट किस पे डिपेंड किया, आई स्क्वायर। आई है क्या यहाँ पे, करंट, करंट का स्क्वायर। आर क्या है, रेजिस्टेंस, और टी क्या है यहाँ पे, टाइम। आई क्या है यहाँ पे, आर तो रेजिस्टेंस है, टी क्या है यहाँ पे, टाइम, और आई क्या है, करंट। तो देखो हीट किस पे डिपेंड किया, करंट के स्क्वायर पे, ये ध्यान रखना, करंट के स्क्वायर पे, और दूसरा रेजिस्टेंस पे, और तीसरा टाइम पे। अगर मान लो मैं इसको कंबाइंड कर दूं तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते हैं तो वन कांस्टेंट आता है, 1 इंटू आई स्क्वायर आर टी। मतलब H इक्वल टू क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी आ गया। सभी को समझ में आया ये पॉइंट, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो इसमें नोट करो, फिगर बनाओ, पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिख लो और फिगर बना लो। उसके बाद लिखना इसमें व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, when electric current passes through a conductor, when electric current passes through a conductor for a given interval of time, when electric current passes through a conductor, when electric current passes through a conductor
for a given interval of time, then there is heating effect of electric current. Then there is heating effect of electric current on the conductor. Then there is heating effect of electric current on the conductor, and this is known as Joule's law of heating. देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सभी लोग कोशिश करेंगे लिखने का. When current passes through a conductor, for a given interval of time, then there is heating effect of electric current. Then there is heating effect of electric current on the conductor. Then there is heating effect of electric current on the conductor, and this is known as Joule's law of heating. सभी लोग लिख लिए? ठीक है, फिगर बन गया. उसके नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट नीचे लिखना. उसके बाद नीचे फर्स्ट पॉइंट में लिखना the heat developed is directly proportional to square of electric current. The heat developed is directly proportional to square of electric current. और उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है उसका, हीट डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये लाइन लिख लेंगे. एच नीचे लिखना है, जो मैं पॉइंट लिखा है हीट डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके नीचे ये लाइन लिख सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना the heat developed is, next point लिखेंगे सभी लोग, the heat developed is directly proportional to resistance of the wire. जिनका नेट सही नहीं चल रहा है वो लोग YouTube का वीडियो लिंक के लिए वेट करेंगे. मैं जो बोल रहा हूं इसका आ जाएगा. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर. और थर्ड पॉइंट लिखो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल. हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन थर्ड. इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड. उसके बाद यहां लिख लेना ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी. और जब मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आएगा और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होता है. ये साइंटिस्ट लोगों ने बताया था कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1 होगा.
तो हीट किसके इक्वल आ गया, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल आ गया। ये ध्यान रखना है, जहां पे आई करंट होता है, आर रेजिस्टेंस होता है और टी टाइम होता है। और हीट का यूनिट अगर कोई पूछे तो यूनिट होगा जूल। ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल। क्योंकि याद रखना सभी लोग, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जूल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे पास एक और यूनिट आता है, उस यूनिट का नाम है कैलोरी। सभी लोगों ने सुना होगा, जो भी हम फूड आइटम्स लेते हैं उसके पीछे देखोगे तो एनर्जी सप्लाई वो दिया रहता है उसमें। जैसे हम 100 ग्राम अगर वो फूड आइटम्स को इंटेक करेंगे तो एनर्जी दिया रहता है कि कितना ग्राम का मिल रहा है वहां पे। ठीक है, एनर्जी दिया रहेगा, प्रोटीन कंटेंट दिया रहेगा, फैट कंटेंट दिया रहेगा। तो जब देखोगे एनर्जी का यूनिट देखोगे तो वहां पे लिखा रहता है ऐसा कुछ। ये सभी लोगों ने देखा होगा, कोई भी बिस्किट कर दो, कुछ भी खरीदोगे फूड आइटम्स, तो उसके पीछे जो पैकेट्स होते हैं उनके पीछे लिखा रहता है एनर्जी ऐसा कुछ, किलो कैल, KCAL दिया रहता है। ठीक है, इस KCAL का मतलब क्या होता है समझो, जैसे कुछ अमाउंट होगा 10 12 ऐसे कुछ भी दिया रहेगा। हमारा बात है यहाँ पे CAL का मतलब क्या होता है, तो कैलोरी होता है CAL का मतलब। ठीक है, इस कैलोरी का मतलब होता है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, कैलोरी इज अ मतलब यूनिट है एनर्जी का। जैसे हम बोलते हैं ना, लेंथ का यूनिट किलोमीटर भी है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, वैसे जूल तो ऐसा ही यूनिट है एनर्जी का। ये क्या है, एनर्जी। ठीक है, और रिलेशन क्या होता है देखो, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। ये याद रखना है सभी लोग को। मान लो कहीं पे अगर क्वेश्चन में दिया गया है 20 कैलोरी और हमें कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में, तो 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है, 4.2 जूल। और तुमसे कोई पूछे 20 कैलोरी कितना होगा, तो तुम बता सकते हो। अगर 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है तो 20 कैलोरी कितना होगा, 1 कैलोरी कितना होता है, 4.2 जूल। तो 20 कैलोरी किसके इक्वल होगा, 20 इंटू 4.2 कितना आ जाएगा, 84। ठीक है, 84 जूल। तो 1 KCL नहीं, KCAL, इसका K का मतलब किलो होता है। हमारा काम क्या है, कैलोरी। 1 कैलोरी मतलब कितना होगा, 4.2 जूल। K का मतलब किलो, उससे मतलब नहीं है, हमें जो यूज करना है वो कैलोरी में दिया रहेगा। तो हम ये याद रखेंगे, सिर्फ 1 कैलोरी का मतलब 4.2 जूल। अब कोई पूछेगा हम इसमें क्यों कन्वर्ट करते हैं, तो जितना क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है, वी हैव टू यूज ऑल यूनिट्स। ये क्लास 9th में सभी लोग को मैं बताया था, फिर से बोल रहा हूं, वी हैव टू यूज, जिन लोगों की तरफ से आवाज आ रहा है माइक को म्यूट कर ले। वी हैव टू यूज ऑल यूनिट्स इन SI या फिर MKS सिस्टम। ये पॉइंट याद रखेंगे, हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज ऑल यूनिट्स इन SI सिस्टम में या फिर MKS। MKS का मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, जो हमारा नॉर्मल होता है। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और टाइम का मतलब सेकंड। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। MKS बोलते हैं, मतलब SI स्टैंडर्ड, जिसमें जूल में हमें लाना होगा। तो जूल के लिए ये कन्वर्जन है। अगर क्वेश्चन में दिख गया तो हम ये कर देंगे, अगर क्वेश्चन में जूल में है तो हम आंसर को जूल में ही लिख रहे होंगे। तो याद रखना है। अच्छा बताओ, हीट में जो हमारा इक्वेशन आ रहा है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT, आई का यूनिट क्या होता है बताओ, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो ये भी है, इसका यूनिट ये भी है, लेकिन हम सीधा याद रखते हैं जूल। जैसे तुम लोगों ने क्लास 9 में ऐसा पढ़ के आए होगे
फोर्स का यूनिट क्या होता है बताना कोई? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। अच्छा, फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो क्या होता है बताओ? केजी और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना ये। तो वैसा ही कुछ है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डायरेक्ट हम यूनिट लिख सकते हैं जूल। अगर इसको सही से देखोगे तो अंदर में ये करंट का स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर, रेजिस्टेंस ओम, टाइम का सेकंड। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो पूछ लो। नोट कर लो सभी कोई। ओके सर। तुम लोग की तरफ से प्रॉब्लम होगा। वीडियो आ रहा है सभी को? यस सर। ओके, ठीक। अच्छा देखो एक चीज और, जैसे मैं लिखा था एग्जाम्पल में 10 किलो कैलोरी, इसको कौन कन्वर्ट करेगा? जूल में करके बताओ। 10 किलो कैलोरी को कैसे कन्वर्ट करोगे? सभी लोग आंसर बताएं कितना होगा? 4200 ठीक है, वेरी गुड। देखो क्या लिखा हुआ है, 10 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। 10 हो गया। किलो कैलोरी, 1 किलो का मतलब कितना होता है? 10 का पावर 3, और 1 कैलोरी का मतलब कितना होगा? 4.2। 4.2 में से 10 हटाओगे, ये हट जाएगा। 42 और 10 का पावर 3, तो ये देखना होगा वहां पे कि हम जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसको एकदम ध्यान से कन्वर्ट करना है कि क्या क्या होने वाला है। किलो का मतलब 10 का पावर 3, 10 का मतलब ये, तो 42 और 3 ये कितना? 42,000 आएगा, 4200 नहीं आएगा। 42,000 और साथ में क्या होगा? जूल। ठीक है। अच्छा, 1 जूल क्वांटिटी ज्यादा है या 1 कैलोरी ज्यादा है? बोलो सभी कोई, 1 कैलोरी ज्यादा है या 1 जूल ज्यादा है? भाई अभिजीत कपड़े पहन ले भाई। बंद क्यों गया ब्रो? कपड़ा पहने। हाँ, दिख रहा है सभी को? गर्मी बहुत है इधर। सभी को दिख रहा है? ओके जस्ट चिल। सभी को बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ओके चलते हैं। चलो, तो यहां तक बात हो गया हमारा एनर्जी का। क्वेश्चन लिखो एक। वीडियो भाग गई। तू भी भाग जा, दोबारा ही हो।
फाइंड हीट डेवलप्ड इन अ वायर। आज थोड़ा सा देखो वेदर कंडीशन जिस दिन थोड़ा भी खराब होता है उस दिन सभी लोगों में ये इश्यूज आएंगे। तो अब क्या है कि इस चीज के साथ हमें कोऑपरेट करना होगा सभी लोग को। तो थोड़ा सा तुम लोग भी, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं जो बाद में तुम्हें दिखे, तो एक बार फिर से कर लेना। हाँ, ये नहीं कर रहा हूं मैं कि रिकॉर्ड करके वीडियो तुम्हें भेज दूं, क्योंकि फिर तुम लोग देखोगे नहीं। इसीलिए बोलो कि जो क्लास चला है इसको तो देखना ही है, उसके बाद जो वीडियो आएगा उसको देख लेना, जहां पे जिसका जो भी छूटा है वो उससे कवर कर लेना, ठीक है। अगर मैं रिकॉर्ड कर लूंगा तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे हैं जो तुम लोग नहीं देख पाओगे, ठीक है, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं होगा। सर हाँ सर एक चीज बोलिए। हाँ बोलो। सर जो वो वीडियो में देखनी है तो सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, वही वाली बना के डाल देना ना। नहीं नहीं, फिर तुम देखोगे नहीं वहां से, ये मेरे को पता है, ठीक है। ठीक है, इतना मुझे विश्वास है कोई लोग नहीं देख सकते हैं 1 घंटे का पूरे वीडियो, क्योंकि ये टीवी शो तो है नहीं जो इंटरेस्टिंग होगा। पढ़ाई थोड़ा बोरिंग चीज है ना। सर देख लेना सर, पक्का लाइक भी करेंगे। लाइक देखो, मेरे को सारा चीज पता चलता है, तुम लाइक करोगे वो भी, तुम कितने देर देखो वो भी पता चलता है, ठीक है। और वो सब देख के मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ कि रिकॉर्ड करके वीडियो भेजने से अच्छा है पहले लाइव क्लास में पढ़ा लो और उसके बाद जो छूटा है तुम वहां से कवर कर लो, ठीक है। फाइंड हीट डेवलप्ड इन अ वायर व्हेन 2 एम्पियर ऑफ करंट is flowing through it for 10 seconds if resistance is 0.24 ohm, if resistance is 0.25 ohm, resistance 0.25 ohm है, सर 10 जून। ठीक है। बाकी लोग बताएं। ठीक है, देखो हीट डेवलप्ड, हीट जनरेटेड, हीट डेवलप्ड या हीट, ये भी लिखा जा सकता है हीट। देखो एक चीज याद रखना है, ये जो डेवलप्ड वर्ड लिखा गया है ना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव वर्ड नहीं है। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, हीट डिसिपिएटेड। क्यों ऐसा होता है देखो, क्योंकि मान लो किसी वायर में अगर हीट जनरेट हो रहा है, मतलब किसी कारण से हीट उसमें आया, यहां पे तुम्हें कारण एकदम अच्छे से पता है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो वहां पे हीट निकलेगा। अब बताओ हीट जो होता है उसको हम क्या रोक के रख सकते हैं क्या? वो तो एटमॉस्फेयर में चला जाता है ना। तो हीट डिसिपिएटेड लिखते हैं, मतलब हीट लॉस होता है वहां पे, उस हीट को हम यूज नहीं कर पा रहे, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, फिर हम इसको यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लो किसी वायर से करंट फ्लो कराए तो यहाँ पे जो हीट आएगा इसको हम यूज ही नहीं करते, इसको तो चला गया, वेस्टेज है। तो हीट जो होता है बेसिकली डिसिपिएटेड होता है, इट मींस दीज हीट आर लॉस्ट, ये हीट लॉस होता है। तो हीट डिसिपिएटेड लिखते हैं, डेवलप्ड की जगह डिसिपिएटेड लिखा रहता है। तो हमें पता है किसके कारण से होता है, ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। कितने टाइम तक हो रहा है, तो 10 सेकेंड, और रेजिस्टेंस दिया गया है 0.25। सारे को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। अगर हम सारे को SI यूनिट में पुट करेंगे तो आंसर भी SI यूनिट में आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 0.25 इंटू टाइम दिया गया 10। टाइम कितना दिया गया, 10 सेकेंड। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 25/100 मतलब 4 है, ये 4 से 4 कट जाएगा, आंसर 10 जूल आएगा। आंसर कितना आएगा, 10 जूल आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 10 जूल। इसको नोट कर ले सभी कोई। हो गया। ठीक,
क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? फाइंड हीट डिसिपेटेड इन द गिवन सर्किट इफ स्विच इज ऑन फॉर 20 सेकेंड। ये जो स्विच है या की बोल दो, स्विच या फिर की, इफ की या फिर स्विच इज ऑन फॉर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड तक के लिए इस सर्किट को ऑन किया गया है, तो हमें बताना है हीट कितना डेवलप हुआ होगा या हीट कितना डिसिपेट होगा। सर 200 अच्छा 200 कैसे? ठीक है, वेरी गुड। तो हमें देखो हीट का जो फॉर्मूला है वो होता है आई स्क्वायर आर टी। अब सबसे पहले इस सर्किट में हम करंट निकालने जाएंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस देखो 6 + 4 10 हुआ कि नहीं, और वोल्टेज भी कितना है 10, तो करंट कितना हो जाएगा V अपॉन आर, 10 वोल्ट अपॉन 10 ओम, मतलब कितना 1 एम्पियर। करंट कितना है 1 एम्पियर। अब बताओ स्विच को ऑन किया गया है कितने सेकंड के लिए? 20 सेकंड, मतलब टाइम दिख गया, और रेजिस्टेंस 6 + 4 कितना है 10, तो आई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू आर कितना दिया गया है सर्किट में 10, और टाइम कितना है 20। आंसर कितना आ जाएगा 200 जूल। क्या किसी को दिक्कत है इसमें? अच्छा देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ये लिखा हुआ है, अब बताओ आंसर कितना होगा। इस क्वेश्चन में अगर हीट डिसिपेटेड कैलोरी के फॉर्म में पूछा जाएगा तो कितना लिखेंगे? कैलोरी के फॉर्म में बताना है। सर किसमें? कैलोरी, हीट डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ कैलोरी। सर 20 बाकी लोग बताएं। गलत। देखो सर 200 जूल दिया गया है, हमें 200 जूल आ गया यहां से, और इसको कन्वर्ट करना है कैलोरी में, तो बताओ 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना होता है 4.2 जूल। तो इसको अगर सही से लिखोगे 1 जूल कितना होगा 1/4.2 कैलोरी होगा ना, होगा कि नहीं होगा बताओ? 1 जूल कितना होगा 1/4.2 कैलोरी, और 200 जूल है तो 200 इंटू 1/4.2 कैलोरी। इसके आगे तो सॉल्व कर सकते हो ना, इससे आगे नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2000/42 या 200/4.2, ठीक है। हाँ आंसर 200/4.2 होगा, 4.2, 200/4.2 लिखो या 2000/42। ये याद रखो 1 जूल अगर पूछा जाएगा तो 1/4.2 कैलोरी होता है। जिस तरह से 1 कैलोरी याद रखे हो 4.2 जूल, तो इसके अगर इसको इधर कर दोगे तो 1 जूल कितना होगा 1/4.2 आ जाएगा। देखो अगर 1 कैलोरी है 4.2 जूल, तो अगर पूछा जाए 1 जूल किसके इक्वल होगा, तो 1/4.2 कैलोरी के इक्वल होगा ना। इस 4.2 को नीचे भेज दो, यूनिटरी मेथड सभी को आता है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? चलो अब देखो इसके आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं हीट के बारे में। यही जानना था, हीट से रिलेटेड इतना ही पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज जूल ऑफ हीटिंग, या फिर हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर के होता है, या रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होता है। अब देखो नेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक है पावर।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर ये क्या होता है इसको भी समझते हैं। सबसे पहले कुछ क्लास 9th का जो टॉपिक है उसको मैं रिवाइज करा देता हूं, जो शायद तुम लोग को याद होगा। वर्क, एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में वर्क के बाद आता है एनर्जी, जिसको हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं द एबिलिटी टू डू वर्क। ऐसा ही बोलते हैं, एनर्जी को क्या बोलते हैं? द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, इज नोन एज एनर्जी। उसके बाद हमें दो टॉपिक और पढ़ाया जाता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जिसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। पावर हम वहां पे यूज करते हैं। तो पावर को हम डिफाइन ही करते हैं किससे? वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर होता क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। ये रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता था वहां पे? पावर। क्लास 9th में ये एक्सप्लेन किया गया था। पावर को हम डिफाइन ही करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर या सिंपली पावर भी बोल सकते हैं इसको। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर, और सिंपल पावर भी हम बोलते आए हैं इसको। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये तो मैं नॉर्मल सा स्टेटमेंट बताया हूं जो क्लास 9th में पढ़े थे, लेकिन इससे बहुत कुछ हम पुराना रिकैप और कर सकते हैं। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो पावर का यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, जिसको हम बोलते क्या है? वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, और क्या बोलते हैं? वॉट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक। अब ये तो बात हो गया, हमारा यूनिट भी रिकैप करा दिया मैं सब कुछ। इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है? बेसिकली रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। अब सोचो तुम क्लास के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में कुछ मैं बताया था, याद करो। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी को याद है? V का फॉर्मूला क्या होता था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते थे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट। जिनको याद होगा वो लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे। V का फॉर्मूला W/Q होता था। ये कितने लोग को याद है? V = W/Q, ठीक है। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है नोट्स रिवाइज करना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट। तो ये जो वर्क डन होता था वो कैसा वर्क डन होता था? इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क डन है ना। चार्ज को हम ला रहे हैं और चार्ज के फ्लो के कारण से ही करंट डेवलप होता था। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बताओ? वर्क डन यहां से अगर मैं लिखूंगा तो Q इंटू V होगा कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। वर्क डन क्या होगा? Q इंटू V। इन सभी चीजों का यूज करेंगे हम। हमारे पास पावर का डेफिनेशन था पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, और इलेक्ट्रिकल पावर के लिए वर्क डन Q इंटू V होता है। कहां से? फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज W/Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर वर्क डन में यहां से देखूंगा तो चार्ज को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से। क्या सभी को यह बात क्लियर है? यस सर। तो देखो यहां से इसको नोट करते रहना, सभी लोग इसको नोट कर ले पहले। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। तुम में नहीं आ रहा होगा, बाकी लोग वीडियो आ रहा है? यस सर। ठीक है, आयुष पर रिजॉइन। नोट कर लिए सभी कोई? तो देखो यहां से अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा इलेक्ट्रिक पावर का। तो पावर का देखोगे दोनों जगह फॉर्मूला सेम होगा।
पावर का फॉर्मूला अभी भी क्या होगा, सेम। पावर इज व्हाट, वर्क डन अपॉन टाइम। रेट का मतलब ही होता है आगे वाला जो भी क्वांटिटी है, देखो रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क को किससे डिवाइड कर देना है, टाइम से। पावर क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। और हमें पता है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से वर्क डन कितना आ गया, Q इंटू वी अपॉन टाइम टी। अब बताओ Q बाई टी क्या होता है, किसको पता है Q बाई टी क्या होता है, चार्ज पर सेकेंड, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है बताओ, चार्ज पर टाइम क्या होगा। चार्ज को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो कौन सा क्वांटिटी आएगा, करंट आएगा कि नहीं। तो P किसके इक्वल है, ये तो आ गया I, तो पावर किसके इक्वल आ गया, वोल्टेज इंटू करंट। पावर इज वोल्टेज, हाँ सर मैथ से ज्यादा फॉर्मूले तो साइंस में पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिजिक्स और मैथ्स इंटर रिलेटेड है, बिना मैथ्स के फिजिक्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ्स को यूज करते हैं, आगे चल के और ज्यादा होगा, 11th 12th में और ज्यादा है। तो फिजिक्स का जो लैंग्वेज है वो मैथ्स है। हाँ सर आपने कहा ना, हाँ मैथ से जो फिजिक्स है ना, हम्म। सर यहाँ पे फॉर्मूले देख कर ऐसा लग रहा है फिजिक्स से मैथ है। क्या क्या, फिजिक्स से मैथ है। हाँ नहीं, मैथ्स अलग चीज है, फिजिक्स अलग है, लेकिन फिजिक्स में मैथ्स का बहुत ज्यादा यूज है। हाँ तो इससे रिलेटेड में आयुष पल को कुछ दिख नहीं रहा है, चलो आयुष पल वेट करो, यूट्यूब का जब रिकॉर्डिंग आएगा तो देख लेना। तो देखो जो लोग आगे फ्यूचर में क्लास 11th में बायो लेने का कोशिश मतलब सोच रहे होंगे, एक तो देखो एक जोन तो हमारा ये होता है जो कॉमर्स में चले जाते हैं, तो कॉमर्स वाले के लिए कोई एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है या कुछ पता नहीं मेरे को। लेकिन जो लोग बायो लेंगे क्लास 11th में, जो लोग मैथ्स लेते हैं वो फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ते हैं, मैथ्स भी अच्छे से पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी, सिर्फ वो बायो नहीं पढ़ते। ये समझने का कोशिश करना, सभी लोग को बता दे रहा हूं। जो लोग सोचे हुए हैं कि 11th में मैथ्स लेंगे, उन लोगों को पता रहता है कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है, सिर्फ वो लोग बायो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन बायो वाले के साथ उल्टा है, जो लोग बायो लेते हैं, सोचे हुए हैं जो 11th में बायो लेंगे, वो लोग बायो पढ़ते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबको। तो इससे दो नुकसान है। पहला तो जो तुम्हें दिखेगा 10th के एग्जाम में सारा सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायो भी आएगा, मैथ्स भी आएगा। और क्लास 11th में तुम्हारा साथ सिर्फ मैथ्स से छूटने वाला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा। तो पहला काम, फिजिक्स केमिस्ट्री को उतना ही ध्यान दो जितना बायो देते हो। और दूसरा, फिजिक्स में मैथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, फिजिक्स में मैथ्स बहुत ज्यादा है। तो अगर तुम 10th का फिजिक्स 10th का मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें फिजिक्स में दिक्कत होगा क्लास 11th में। तो इसीलिए जो लोग सोच रहे हैं कि बायो लेंगे वो लोग अच्छे से मैथ्स को पढ़ें, क्योंकि मैथ्स आगे नहीं पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये नहीं करे कि मेरा तो स्ट्रीम बायो है तो मैं बायो ही सिर्फ पढ़ूंगा, क्योंकि उनको तो मैथ्स 11th में मिलना ही नहीं है। तो उनको और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए मैथ्स, क्योंकि लास्ट टाइम वो लोग 10th में पढ़ रहे हैं। इसके आगे मैथ्स का तो यूज होगा क्योंकि फिजिक्स में आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे सभी लोग कि बायो जो लोग ले रहे हैं वो लोग अच्छे से मैथ्स पढ़ लें, तो 11th में फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा। सर हाँ सर आप चिंता मत लो, आप 2 साल अभी मेरे को झेलोगे। हाँ मैथ्स लोगे तुम, है ना। हाँ बोलो आयुष पल, कुछ बोलना चाह रहे हो। सर कल से क्लास सुबह ले लेना। अच्छा ये सब जो प्रॉब्लम है भावेश सर को बोलो, रवि सर को बोलो, वही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है क्लास के टाइमिंग से रिलेटेड वो सब तुम उन लोगों को बोलना, वो लोग कुछ ना कुछ कर देंगे। अच्छा ठीक है, चलो अब हम लोग पावर का एक फॉर्मूला आ गया, क्या आया बताओ। पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट। अब देखो दो फॉर्मूला और है इसका, नोट कर लिए हो सभी कोई। ठीक, अब देखो पावर का दो फॉर्मूला और है, क्या है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया पावर का V इंटू आई। दूसरा फॉर्मूला देखो,
अगर मैं ओम्स लॉ का यूज करूं, और हमें ओम्स लॉ के बारे में पता क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं इस V का वैल्यू यहां पुट कर दूं तो आई आर का मल्टीप्लाई I से होगा, मतलब पावर का एक फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर आर। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन में वोल्टेज और करंट दिया गया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन में करंट रेजिस्टेंस दिया गया तो ये करेंगे। तीसरा P इक्वल्स टू V इंटू आई होता है, और अगर मान लो मैं करंट का वैल्यू यहां से निकाल लूं तो क्या होगा, I इक्वल्स टू V अपॉन आर। पुट कर दो यहां पे, क्या आ गया पावर का फॉर्मूला, V स्क्वायर बाई आर। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया रहेगा, ये जब करंट और रेजिस्टेंस दिया रहेगा, और ये जब वोल्टेज और करंट दिया रहेगा। क्या तीनों फॉर्मूला समझ में आया? डेरिवेशन बहुत इजी है भाई। पहला डेरिवेशन तो पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट बता चुका हूं, दूसरा डेरिवेशन ये है आई स्क्वायर आर, तीसरा वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कब यूज करेंगे, व्हेन करंट एंड रेजिस्टेंस इज गिवन, व्हेन करंट एंड रेजिस्टेंस इज गिवन। हाँ सर, और अगर करंट और पावर ये रखी तो नहीं करेंगे? तो जरूर पावर निकालने के लिए बता रहा हूं, इसमें से 3 क्वांटिटी में से 2 दिया रहेगा, तीसरा तुम निकाल सकते हो, सीधा बात है। व्हेन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आर गिवन, व्हेन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आर गिवन, ये वाला कब करोगे, व्हेन वोल्टेज एंड करंट आर गिवन। इसको नोट कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इसको नोट कर ले सभी कोई, इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके सर। ठीक है, क्लास तो है, क्या काम करते हैं? ठीक। सर, हाँ बोलो। बाय बाय।